वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने ईवीएस का मैराथन लाए हुए हैं, ठीक ना। और ये ईवीएस का मैराथन जब आप इसको कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो यहां से जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस होंगे आपका 100% क्वेश्चंस जो है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम ईवीएस के मैराथन को भी 2 पार्ट में लाएंगे और एक पार्ट जो है क्वेश्चन सेशन का लाएंगे, मतलब 3 पार्ट में आएगा। और साइंस में अभी तक में हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैराथन करवा चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आता है वो भी करवा चुके हैं। अभी उसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे बेबी स्टेप करके हम वहां पर भी आपको क्या करेंगे, मैथ्स का मतलब साइंस के भी मैराथन को क्या करेंगे आपके सामने लाएंगे, ठीक ना। और उसी प्रकार से सौरभ यादव सर जो है मैथ्स वाला जितना भी मैराथन है जो प्रीवियस ईयर वीडियो है वो भी आपके लिए क्या कर रहे हैं, लेकर के आए हुए, ठीक ना। चलिए अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सर जी जानवर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? जानवर के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या होता है कि जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किसके चलते होता है, तो यह उनके बालों के रंग के चलते होता है। किसके चलते होता है? ये उनके बालों के रंग के चलते होता है। भैया आपको यहां से बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन बनता है कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं, देखते हैं ना सर जी आप, हाथी हो गया, चाहे कुत्ता हो गया सर जी, आपको चाहे बाघ हो गया, चाहे शेर हो गया, उनके शरीर पर क्या होता है, डिजाइन बना होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि उसका डिजाइन किसके बना होता है, तो भैया उनके बालों के रंग के कारण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी जानवर के शरीर पर जो डिजाइन बना होता है वो डिजाइन किसके कारण बना होता है, तो भैया उनके बालों के रंग के कारण बना होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। दूसरा बात हम जानवर के बारे में बात करते हैं कि सर देखिए दिन में जागने वाले जितने भी जानवर होते हैं उसको कुछ ही रंग क्या होता है, दिखाई पड़ता है। मतलब दिन में जगने वाले जानवर को सारे के सारे रंग जो होता है बाबू वो नहीं दिखाई पड़ता, और जो रात में जगने वाले जानवर होता है उसको सारे के सारी चीज कैसा दिखाई पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर जी कि उसको व्हाइट एंड क्या होता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। कैसा? व्हाइट एंड ब्लैक दिखाई पड़ता है। लिखा हुआ भी है कि रात में जगने वाले जानवर को क्या होता है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ता है। जैसे सर आप बोलेंगे कि रात में जगने वाला जानवर क्या होता है, आप बोलेंगे सर उल्लू। अब देखना उल्लू को प्रत्येक चीज क्या होता है, सफेद और क्या होगा, ब्लैक ही दिखाई पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रात में जगने वाले जानवर को हर चीज का कलर कैसा दिखता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट, और दिन में जगने वाले जानवर को क्या होता है, कुछ ही रंग क्या होता है, दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की क्या होती है, अपनी पूरी की पूरी भाषा होती है। बिल्कुल सही बात है भैया। कुत्ता का अलग भाषा होता है, बिल्ली का अलग भाषा होता है, शेर का अलग भाषा होता है, सभी के सभी जानवर का क्या होता है, अलग भाषा होता है। ये किनका मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है। बल्कि भैया देखिएगा कहता है कि इनके देखने की, इनके सुनने की और इनके महसूस करने की शक्ति भी क्या होती है, भैया प्रत्येक जानवर को देखने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, और इन्हीं को क्या होता है, महसूस करने की भी शक्ति होती है। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये देखिएगा अगला क्वेश्चन या अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, क्या बोलते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, क्या बोलेंगे, जिन जानवरों के क्या होते हैं भैया, जिन जानवरों के क्या होते हैं, बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, क्या होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे जानवर क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। भैया बिल्कुल सोच कर देखिए, फील करके देखो, जितनी भी आप नॉर्मली सोचिएगा सर जी, अगर जैसे क्या मान लीजिए हम ही लोग में जो महिला प्रजाति की होती है, महिला होती है, क्या महिलाएं बच्चे को जन्म देती है? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो आप देखिए क्या महिलाओं के शरीर पर बाल होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। क्या उसको हम लोगों की तरह ही बाहर में कान होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल। इसका मतलब जो कोई भी जानवर जिनके बाहर में कान और शरीर पर बाल होगा वो क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा। और जो कोई भी जानवर जिसका कान बाहर की तरफ नहीं होगा और शरीर पर बाल नहीं होगा वो क्या करेगा, अंडा देगा। क्या करेगा? अंडा देगा। वही बात लिखा हुआ है कि जिन जानवरों के बाहर में कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, एग्स देते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला बात क्या बोलता है कि बहुत जानवर जो होते हैं किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिसे सर आप बात करेंगे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में क्या होता है, लंबे टाइम के लिए क्या होता है, गहरी नींद में चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया आपको, छिपकली। क्या हो गया, छिपकली हो गया। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। अगला बात क्या बोलता है कि स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल का पाया जाना, और क्या होते हैं, कान के मध्य में 3 अस्थियों का पाया जाना होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के बारे में विशेषता बतलाता है कि इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल पाया जाता है, और इनके कान में क्या होता है, 3 हड्डी होता है। और भैया आपको मालूम होगा अगर कोई भी आपसे पूछे कि किसी भी कान में, ईयर की अगर बात करें कि ईयर में कितने हड्डी, तो हम क्या बोलेंगे भैया, इसमें जो बोन की बात करेंगे तो इसमें 3 बोन होता है। कितना बोन होता है, 3 बोन। और एक कान में 3 बोन होता है, और तो भैया कान होता कितना है, 2। तो भैया 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हड्डी होता है। और ये 6 हड्डी का नाम क्या है, इसी के लिए ट्रिक है जिसका नाम है मिस, MIS। M से क्या होता है, मेलियस, I से क्या होता है, इनकस, और S से क्या होता है, स्टेपिस होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। हम फिर से बोल रहे हैं, सुनेगा मेरी बात को,
एक कान में कितना हड्डी? तो आप बोलेंगे सर एक कान में होता है 3 हड्डी। तो भैया 2 कान में कितना हड्डी? आप बोलेंगे 6 हड्डी। और ये 6 हड्डी कौन कौन सा होता है? तो मिस, इसके लिए रखेगा ट्रिक यह है, मिस, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यही हड्डी होती है जिसका नाम क्या है? स्टेपिस। आपको याद रखना है कि इंसान के शरीर का सबसे छोटी हड्डी क्या है? यही है भैया स्टेपिस। और यही बात तो कहता है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं, उनकी विशेषता है कि उनके शरीर पर बाल पाया जाता है और भैया उनके कान के मध्य में क्या होता है? जो सर जी कान का मध्य वाला भाग होता है उसी में क्या होता है? 3 अस्थि, मतलब सर क्या होता है? 3 हड्डी जो होता है वो क्या होता है? पाया जाता है। और उसका हड्डी का नाम क्या है? देखिए मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और ये स्टेपिस जो होता है ये क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी में से एक है। इसका मतलब अगर एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में कितना हड्डी होगा? तो आप बोलेंगे सर 6 हड्डी होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए भैया अगला बारे में क्या बोलता है जानवर के बारे में? अगला जानवर के बारे में सर बात किया जाता है, उसको समझिएगा। वो बात क्या कहता है हम लोग? देखिए अगला बात क्या बोलता है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी के सभी स्तनधारी के वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। भैया कहता है कि अगर आप कुछ प्रजाति को छोड़ दें तो ज्यादातर जो प्रजाति होते हैं वो क्या होते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। बल्कि कुछ ऐसे भी प्रजाति होते हैं जो क्या करते हैं भैया? अंडे भी जन्म देते हैं। तो वही बात बोलता है कि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी के सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या होते हैं? बच्चे देते हैं। मतलब क्या होते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। बल्कि जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे क्या होते हैं? अंडे देते हैं। जैसे सर जी आप बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, आप किसी भी पक्षी को ले लीजिए, क्या कोई भी पक्षी बच्चे को जन्म देता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। जितने भी पक्षी होते हैं वो अंडे को जन्म देता है, देता है। जैसे आप सांप की बात कर लीजिए, क्या सांप बच्चे को जन्म देता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, वो भी क्या होता है? अंडे जन्म देता है। लेकिन अगर सर आप इंसान की बात करते हैं तो इंसान किसको जन्म देता है? तो बच्चे को जन्म देता है। कुत्ता किसको जन्म देता है? बच्चे को। बिल्ली किसको? बच्चे को। तो वही बात बोलता है कि कुछ बहुत सारे प्रजाति जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं और बहुत सारे प्रजाति क्या होते हैं? वे अंडे को जन्म देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया हमको एक क्वेश्चन बताइए, जो प्रजाति अंडा देता है, क्या बोलेंगे? जो प्रजाति अंडा देता है, किसकी बात हम करते हैं? हम बात करते हैं जो प्रजाति अंडा देता है, एक जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओविपोरस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। लेकिन जो प्रजाति क्या होता है भैया? बच्चा देता है, मतलब क्या होता है? बर्थ को पैदा करता है, बच्चा जन्म देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं? विविपेरस। आप ये 2 टर्म को लिख लीजिए। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे? अंडा होता है गोल गोल और गोल से क्या बन गया? ओ, मतलब ओविपेरस मतलब क्या हो गया? जो अंडा देगा। और विविपेरस मतलब क्या हो गया? जो क्या करेगा? बच्चा को जन्म देगा। उसी को क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए? ले लीजिए। चलिए अब हम इसी के बाद से बात करते हैं कि कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले ही क्या होते हैं? अजीब गरीब हरकत करने लगते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले क्या होते हैं? जितने भी जानवर होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे सर जी आप लोग सुनते होंगे गांव घर में कुत्ता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भी भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ता को इस बात का क्या होता है? पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला। क्यों? क्योंकि सर जी वो जो अपना लोग का जो रेंज होता है ध्वनि को सुनने का 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उससे कम ध्वनि को भी क्या करता है? कुत्ता इजीली सुन लेता है। इसीलिए कुत्ता को जब सर जी कभी भी क्या होता है? कुछ अजीब गरीब हरकत होने वाला होता है तो कुत्ता को इस तरह की हरकत का पता चल जाता है और वो अजीब गरीब क्या करता है? हरकत कर जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। समझा क्या? यही बात यहां पर कहने वाला है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन जानवर है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोथ। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोथ। एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए स्लोथ के बारे में क्या क्या क्वेश्चन कहता है? स्लोथ के बारे में क्वेश्चन कहता है कि भैया ये दिखने में किसके तरह होता है? भालू की तरह, लेकिन भालू नहीं होता है। याद रखना मेरी बात को। पूछेगा कि स्लोथ किस जानवर की तरह दिखता है? भालू की तरह, लेकिन ये भालू होता नहीं है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और ये दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है। क्योंकि भैया ये क्या होता है? बहुत आलसी जानवर होता है। इतना आलसी जानवर होता है कि ये जिस वृक्ष पर सोता है, जिस वृक्ष पर सजी सोता है, उसी वृक्ष का क्या करता है? पत्ता को खाने का भी काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बताया कि दिन में लगभग 17 घंटे सोता है और पैरों से उल्टे लटक करके, जो पैर का टहनी होता है ना, जो पैर का डाली होता है ना, उस डाली से ये क्या करता है? उल्टा लटक जाता है और उल्टा लटक करके मौज से आराम से सोता है। क्यों? क्योंकि भैया ये बहुत आलसी जानवर है, आराम से देखिए सोता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और इसका अगर जीवन काल की बात करें तो ये अपने पूरे के पूरे जीवन में लगभग 40 वर्ष तक जीता है। इसका उम्र कितना होता है? 40 साल। और ये 40 साल में सिर्फ और सिर्फ 8 वृक्ष ही बदलता है। कितना वृक्ष? 8 वृक्ष ही बदलता है। कितना वृक्ष बदलता है? तो आप बोलेंगे सर जी 8 वृक्ष बदलता है। और कहते हैं कि ये इतना आलसी जानवर होता है कि 7 दिन में एक दिन क्या होता है? शौच के लिए उस वृक्ष से नीचे उतरता है और फिर शौच करके क्या होता है? 7 दिन के लिए उसी वृक्ष पर चले जाता है। और जिस वृक्ष पर ये उल्टा लटक करके आराम से सोता है, उसी वृक्ष के पत्ती को क्या करता है?
खाने का काम करता है। और पूरे के पूरे जीवन काल में 40 साल में ये 7 से लेकर के 8 वृक्ष को ही क्या करता है भैया, बदलने का भी काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए वही बात बोलता है, यह 1 सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पैर से नीचे उतरता है और जिस पैर पर रहता है उसी के पत्ती खा करके क्या करता है, अपने पेट को भरने का काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल भी कोई तरह का दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। देखिए हम फिर से आपको बता रहे हैं कि अभी तक में आपको क्या क्या बात कर दी है। देखिए यही है क्या, यही है स्लोथ। यही क्या है, यही है स्लोथ। देखिए अभी स्लोथ के बारे में आपको क्या क्या बोले कि ये जो है क्या है, बहुत आलसी जानवर है। कैसा जानवर है? बहुत आलसी जानवर है। कैसे? ये कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। जिस वृक्ष पर सोता है, देखिए जिस वृक्ष पर सो रहा है उसी वृक्ष पर क्या कर रहा है, उल्टे लटक करके आराम सोता है। पूरे के पूरे जीवन काल में कितने वृक्ष को बदलने का काम करता है? तो ये 7 वृक्ष को बदलता है। 7 से लेकर के 8 वृक्ष को बदलता है। और भैया इसके बारे में आपको क्या बताया, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपको किसकी तरह दिख रहा है, भालू की तरह दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं है। ये क्या है भैया, स्लोथ के बारे में आपको क्या है, कहानी। और बहुत आलसी होता है। इसीलिए तो सर जी आप देख रहे हैं ना कि पूरे के पूरे सर जी क्या 24 घंटा में 17 घंटा तो इस भाई साहब का सोने में ही चला जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे देखिए वही बात है, जिस वृक्ष पर सोएगा उसी का क्या करेगा, पत्ता को उलट करके खाने का काम। देखिए है ना, जिस वृक्ष पर है उसी का पत्ता को क्या कर रहा है भैया, ये खाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। चलिए भैया अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम बात करते हैं बाघ के बारे में। देखिए बाघ के बारे में क्या बोलता है, बाघ के बारे में बात करता है भैया कि ये मौके के अनुसार क्या करता है, अपनी आवाज को बदलता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई शिकारी आ रहा है तो उस जगह पर बाघ का क्या होगा, अपना आवाज होगा। अगर ये शिकार करने के लिए जा रहा है तो उस समय पर इसका क्या होगा, अलग आवाज होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं भैया। तो बाघ क्या होता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदलते रहता है और अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। यही क्वेश्चन बार बार आता है कि बाघ जो है अंधेरे में भी हम लोगों से, मतलब हम इंसान से कितना गुना बेहतर देख सकता है, तो हम बोलेंगे सर जी 6 गुना बेहतर जो है वो देख सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि बाघ का गुर्राना, बाघ जब गुर्राता है, बाघ जब आवाज करता है तो इसका गुर्राना लगभग आपको 3 किलोमीटर दूर तक जो है सुनाई पड़ता है। अगर एक बाघ यहां पर गुर्रा रहा है तो इसका गुर्राने का आवाज यहां से 3 किलोमीटर दूर तक भी क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको सुनाई पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और कहता है कि अपने इलाके में मूत्र करके ये क्या करता है, गंध छोड़ता है और उसी गंध के माध्यम से ये क्या करता है, दूसरे बाघ या बाघिन को अपने रास्ते का पतला बतलाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। फिर सुनिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलता है। कहता है कि अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इसी गंध को तुरंत पहचान लेता है कि हाँ मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरा मित्र जो है इसी रास्ते से क्या हुआ भैया, यहां से बाहर गया। इसका मतलब पूछेगा कि मूत्र के माध्यम से रास्ते का पहचान कौन छोड़ता है, हम बोलेंगे भैया बाघ। कौन बोलेंगे? बाघ। कुत्ता भी जो होगा भैया क्या करेगा, मूत्र के माध्यम से अपने रास्ते का पता छोड़ेगा। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक बाघ है, अगर ये इस गली से गुजरा है तो इस गली में क्या करेगा, मूत्र करते हुए अगर जाएगा तो उसका जो सहपाठी है, उसका जो मित्र है, वो मित्र को पता चल जाएगा कि मेरा जो हमसफर है इसी रास्ते से गया। क्यों? क्योंकि मूत्र का माध्यम उन्होंने क्या करता है, सिग्नल को इंडिकेट करने के लिए करता है ताकि दूसरा बाघ क्या कर सके, उसके रास्ते से भटके नहीं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, यहां तक हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। अगला बात क्या कहता है, अगला बात कहता है कि मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेता है। कहता है कि जो बाघ होता है ये मूंछे, जो बाघ का मूंछ होता है उस बाघ का मूंछ क्या करता है, जो हवा में होने वाला कंपन होता है उसको भी क्या कर लेता है, भांप लेता है। अगर हवा में थोड़ा सा भी क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, हवा चल रहा है, तो उस कंपन को उसका जो बाघ का मूंछ होता है वो क्या कर लेता है, भांप लेता है, जिससे वह शिकारी को आसानी से पता लगा लेता है कि भैया शिकारी आ रहा है या शिकारी नहीं आ रहा है। इसका भी क्या कर लेता है, पता कर लेता है। और भैया अंधेरे में भी ये क्या करता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता। भैया ये अंधेरे में अपना रास्ता इसलिए ढूंढ लेता है ताकि हम लोगों से, आप लोगों से ये अंधेरे में भी कितना गुना, तो 6 गुना बेहतर क्या कर सकता है, देख सकता है। और इसका गुर्राना कितना किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है, तो आप बोलेंगे भैया कि 3 किलोमीटर तक क्या होता है मेरे बाबू, सुनाई पड़ता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम आपको अगला बात क्या बताएं, देखिए बाघ जो होता है ये हवा से पत्तों के हिलने की, क्या बोले, हवा से पत्तों के हिलने की और शिकार की झाड़ियों में क्या होता है, हिलते हुए आवाज को तुरंत भांप लेता है। मतलब देखिए हमको क्या बोले कि बाघ जो होता है ना, ये शिकारी आ रहा है तो उसका आवाज है, या सर जी हवा के चलते पत्ता हिल रहा है उसका मतलब ये है। ये दोनों चीज में क्या कर लेता है, डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है, दोनों चीज को भैया क्या कर लेता है, आसानी से परख लेता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और भैया अगला बात क्या बोलता है कि बाघ के दोनों कान जो होते हैं वो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए होते हैं, अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम करके भी क्या करता है, ये आवाज को इकट्ठा करता है। वही बात, सिंपल सी बात है भैया। अब ये तो बुर्बक वाली बात है। किसी भी इंसान का जो कान होता है वो किस चीज के लिए होता है, तो बाहर की आवाज को इकट्ठा करना और बाहर की आवाज को इकट्ठा करके सुनने के लिए जो होता है भैया क्या होता है, किसी भी जानवर का काम होता है। अगर आप यहां से मेन बात करें
कि सर मेन यहां से क्वेश्चंस क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे भैया यहां से मेन क्वेश्चन देखिए बाघ के बारे में, देखिए बन गया ना। देखिए अब यहां से आप लोग से हम क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए ये बाघ है, इसके शरीर पर क्या है, डिजाइन बना हुआ है, तो बताइए ये डिजाइन किसके बने होते हैं, आप बोलेंगे भैया किसी भी जानवर के शरीर पर जो बाल मतलब डिजाइन बने होते हैं वे उनके बालों के रंग के चलते होता है। किस चलते, आप बोलेंगे सर के बालों के रंग के चलते होता। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर, तो आप बोलेंगे सर 3 किलोमीटर सुनाई पड़ता। अंधेरे में भी हमसे और आपसे कितना गुना बेहतर देख सकता है, तो आप बोलेंगे सर ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये जो है अपने इलाके में उसका पहचान कैसे देता है, तो मूत्र के माध्यम से अपने इलाके का पहचान देता है। और जो इसका मूंछ होता है, देखिए यहां पर है ना मूंछ, ये मूंछ क्या होता है, हवा में हुए कंपन को भी आसानी से परख लेता है कि ये हवा में कंपन हो रहा है, चाहे कोई शिकारी के आने का है, ये सब चीज में क्या कर लेता है भैया, आसानी से इसको क्या कर लेता है, पता लगा लेता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। देखिए अगला किसके बारे में बात करते हैं, अगला बात करते हैं हाथी राजा चले चले सूंड हिला के कहां चले, है ना, बच्चा पढ़ता ना, हाथी राजा कहां चले सूंड हिला के चले चले। देखिए अब हाथी के बारे में, हाथी के बारे में कहता है कि ये अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए या अपने शरीर को ठंडक या महसूस देने के लिए ये कीचड़ में खेलना पसंद करता है। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अपने शरीर को ठंडक महसूस करने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करता है। पूछेगा क्या हाथी अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करता है, बिल्कुल करता है। देखिए आपको लगेगा कि हाथी सर कैसा जानवर है, आप बोलेंगे सर हाथी एक विशाल जानवर है, लेकिन हाथी कभी भी आलसी जानवर नहीं है। हाथी स्लोथ की तरह आलसी जानवर नहीं है। क्यों जानवर नहीं है, तुम देखो ना कि हाथी जो होगा ना पूरे के पूरे सर जी 24 घंटा में सर क्या होता है, मात्र और मात्र 3 से 4 घंटा ही क्या करता है, सोने का काम करता है। भैया क्या करता है, ये सोने का काम करता है। अगर हम हाथी के बारे में बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे सर जी 24 घंटा में कितना घंटा सोता है, आप बोलेंगे सर मात्र 2 से 4 घंटा सोता है। अब भैया बताओ, जो जानवर इतना विशाल है और इतना कम सोता है तो क्या वो कभी भी आलसी हो सकता है, नहीं। ये विशाल जानवर है, भारी जानवर है, लेकिन आलसी जानवर नहीं है। कोई दिक्कत है, नहीं। देखिए गर्मी लगने पर क्या होता भैया, अपने कानों को हिला करके हवा को इकट्ठा करता है। देखिए जब हाथी का जो कान होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, जब इसको गर्मी लगता है तो अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाता है और हिला करके अपने शरीर को क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है। दूसरे अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए क्या करता है भैया, ये कीचड़ में खेलना पसंद करता है। और 24 घंटा में ये कितना घंटा सोता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटा सोता है। और भैया अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 200 kg होता है। ये 200 kg जो होता है, कितने महीने के हाथी के बच्चे का वेट होता है, तो आप बोलेंगे सर जी ये 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 200 kg। और एक हाथी जो होता है वो एक दिन में कितना kg खरपतवार या झाड़ी को खाने का काम करता है, आप बोलेंगे सर जी 100 kg जो होता है वो क्या करता है, खरपतवार या झाड़ी को खाने का काम करता है। देखिए है ना क्वेश्चन कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां को क्या करता है, खा सकता है या खाने का काम में लेता है। और देखिए यही बात लिखा है कि दिन में केवल क्या होता है, 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, हाथी सोने का काम करता है। क्या मतलब मेरे भाई, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए हाथी जो होता है ना भैया, ये झुंड में रहता है। क्या होता है, ये झुंड में रहता है। देखिए वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि हाथी जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए एक झुंड में रहते हैं। हाथी क्या होता है, हमेशा झुंड में मतलब समूह बना करके रहता है। और एक समूह में 10 से 12, क्या बोलेंगे, 10 से 12 जो होता है वो हथनी होता है। क्या होता है, हथनी होता है। और बाकी उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। कभी भी इसके झुंड में हाथी नहीं होता है, बड़ा हाथी के अगर सर जी हथनी और उनका बच्चा है तो बच्चा के रूप में सर जी उसमें हाथी हो सकता है, लेकिन बड़ा हाथी कभी भी नहीं होगा। और जैसे ही वह हाथी क्या होता है भैया, 14 से 15 साल का होता है। कितना से कितना साल का, 14 से 15 साल का होता है, तो यह हाथी क्या करता है, इस झुंड को छोड़ करके यहां से क्या होता है, चला जाता है। कोई दिक्कत है, तो क्वेश्चन पूछेगा हाथी कितने के झुंड में रहता है, कितने के समूह में, तो आपका जवाब क्या होगा, सर जी 10 से 12 के झुंड में। हाथी के झुंड में कौन कौन रहता है, हम बोलेंगे हथनी रहता है और उनके बच्चे रहता है। इसमें जो हाथी होता है वो कितने साल के बाद में इसके झुंड या समूह को छोड़ करके चला जाता है, तो आप बोलेंगे सर जी 14 से 15 साल में। कितना, 14 से 15 साल में हाथी क्या करता है, इसके झुंड या समूह को छोड़ करके चला जाता है। अब भैया बताओ, जब हाथी झुंड में होता है, हाथी के झुंड में जब हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, तो भैया अगर हम आपसे कभी पूछ ले कि हाथी के झुंड का नेता कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, जो इसमें बड़ा लोग होगा। और बड़ा लोग कौन होता है, हथनी। तो भैया इसीलिए याद रखिएगा कि हाथी के झुंड का नेता कौन होता है, बुजुर्ग हथनी। जो सबसे उम्र दराज हथनी होती है वही क्या होता है, इसके झुंड का लीडर होती है। क्या मतलब भैया, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। देखिए यही है कौन, हाथी राजा। देखिए ये हाथी राजा झुंड में है। अब यहां से क्वेश्चन देखना कैसे कैसे पूछेगा, ये झुंड में है तो भैया जब भी आपसे बात करेगा कि सर ये कितने के झुंड में है, आप क्या बोलेंगे, जब भी आपसे बात करेगा सर ये कितने के झुंड में है, आप क्या बोलेंगे सर जी, क्या बोलेंगे,
भैया बताओ, अगर आपसे यहां पर देखिए अभी, अरे यार कहां, देखो अगर यहां से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि सर ये कितने के झुंड में है, आप क्या बोलेंगे? सर ये 10 से लेकर के 12 के झुंड में है। इसके झुंड में कौन होता है? तो बुजुर्ग, हथनी और बच्चे होते हैं। उनका बच्चा जो होता है वो कितने समय के बाद में इस झुंड को छोड़ करके चला जाता है? आप बोलेंगे सर 14 से 15 साल के बीच में। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला पूछेगा कि हाथी जो होता है ये कितने घंटे सोता है? तो हम क्या बोलेंगे? ये 2 से 4 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? आप बोलेगा सर जी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग कितना होता है? 200 केजी होता है। अगला, एक हाथी जो होता है वो एक दिन में कितने खरपतवार या झाड़ी को खाने का काम करता है? तो आप बोलेंगे सर जी 100 केजी खरपतवार या पत्ते को खाने का काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। और हाथी अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए कहां पर खेलना पसंद करता है? तो कीचड़ में खेलना पसंद करता है, और कान से भी शरीर क्या करता है? हिला हिला करके अपने शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं भैया, देख लीजिए यहां पर वही बात है, क्या ना, यही है हाथी का बच्चा, और ये हाथी का जो छोटा बच्चा है ये कितने महीने का है? ये 3 मंथ का। और 3 मंथ के हाथी के बच्चे का वेट कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर जी 200 केजी। और ये जो एक विशाल हाथी है ये एक दिन में कितना केजी पत्ता खा जाता है? तो 24 घंटा में 100 केजी पत्ता खा जाता है। और ये एक दिन में मतलब सर जी 24 घंटा में कितना घंटा सोने का काम करता है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटा क्या करता है? सोने का काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है सर। क्या बोलेंगे? सर नहीं है। चलिए अगला किसके बारे में है? अगला है भैया कुत्ता के बारे में। देखिए कुत्ता के बारे में क्या बोलता है कि कुत्ता का भी क्या होता है? अपना गली बटा होता है। जब आप लोग को कभी झगड़ा होता था नहीं बोलते थे कि शेर का कोई गली नहीं होता, कुत्ते का इलाका बटा होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से हम कहते हैं कि कुत्ता का क्या होता है? गलियां अपनी जगह बटी होती है। तुम देखना, अगर तुम्हारा कोई भी एक टोनिया है, अगर वो टोनिया जरा सा भी मोनिया के गली में जाएगा तो मोनिया उस पर लूझने लगता, हु करने लगेगा। करता नहीं करता है? क्यों? क्योंकि भैया प्रत्येक कुत्ता का क्या होता है? अपना गली बटा होता है। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को अपने गली का पहचान कैसे देता है? तो मूत्र के माध्यम से, है ना। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि ये इसके इलाके के बाहर का कुत्ता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए मलमूत्र का इस्तेमाल जो है कौन कौन कर रहा है? बाघ भी कर रहा है और कुत्ता भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको भूलना नहीं है। अब भैया देखिए, अब अगला किसके बारे में बात करते हैं? तो अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? सांप के बारे में। देखना सांप के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? 6-5-7 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। कहता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो होता है 4 प्रकार के जहरीला सांप ही है। देखिए बहुत तरह का सांप है, लेकिन अगर जहरीला सांप की प्रजाति का बात करें तो कितने प्रकार के जहरीला सांप है? 4 प्रकार के सांप है। और उस 4 प्रकार के जहरीले सांप का नाम क्या है? एक का नाम है नाग, एक का नाम है करेत, एक का नाम है दुबैया और एक का नाम क्या है? अफाई। अगर आपको अफाई याद नहीं रहे आप याद रखिएगा वाईफाई। कैसे रखना? वाईफाई। अरे भैया आप लोग नेट में वाईफाई यूज करते हैं ना, वही वाईफाई याद रखना ना, वाईफाई से बन जाएगा अफाई। देखिए ना कि केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, नाग है, करेत है, दुबैया है और अफाई है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। और याद रखना सांप को कान नहीं होता है। क्या होता है? कान नहीं होता। और भैया हम आपको क्या बोले थे? जिन जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो हमेशा क्या देगा? अंडा देगा। इसीलिए भैया याद रखना कि सांप हमेशा किसको जन्म देता है? तो अंडे को जन्म देता है, ये बच्चे को जन्म कभी भी नहीं देता। क्या बोले? इनके कान नहीं होते हैं तो पर भी जमीन पर हुए कंपन को क्या करता है? सुन पाता है। क्या होता है? जमीन पर जो भी, सर जी आपको जमीन पर हुए कंपन को ये क्या करता है? सुन लेता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। तो कान नहीं होने के बावजूद भी पूछेगा कि सांप कैसे सुनता है? तो जमीन पर होने वाले कंपन से ये सुन लेता, महसूस करता। भैया क्या बोलता है कि इनके दांत कैसे होते हैं? नोकुले होते हैं। कैसे होते हैं? नोकुले होते हैं। और कई बार क्वेश्चन में भी पूछता है कि सांप के कितने जहर वाले दांत होते हैं? तो भैया याद रखना इनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। कितने? इनके 2 खोखले। कहीं पर आपको 4 भी लिखा रहेगा लेकिन 4 गलत है, बल्कि इनका कितने खोखले दांत होते हैं जहर वाले? तो 2 खोखले वाले दांत होते हैं। और जब ये किसी इंसान को डसता है तो उसी दांत के माध्यम से क्या करता है? उस इंसान के बॉडी में अपने जहर को इंजेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। तो इनके दांत कैसे होते हैं? नोकुले होते हैं। लेकिन ये शिकार को खाता नहीं है। याद रखिएगा सांप कभी भी अपने शिकार को खाता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है? निगल लेता है। आप लोग देखे होंगे मेढक के बारे में। मेढक को जब कभी भी सांप पकड़ता है तो क्या कभी देखे हैं कि मेढक को वो खा जाता, चिवा चिवा करके करके खाता? नहीं, वो क्या करता है? खाया और निकल गया। क्या करता है? निकल जाता है। वही बोलता है कि दांत नोकीले होते हैं लेकिन शिकार को खाता नहीं है, बल्कि क्या करता है? निगल जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और भैया कहता है कि सांप के जहर से बचने के लिए जो इसका दवाई बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सीरम नाम की दवाई दी जाती है। सांप के जहर से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सीरम नाम की। पूछेगा कि सांप के जहर से बचने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? तो सीरम नाम की। और ये सीरम नाम की दवाई किससे बनता है? तो सांप के जहर से ही बनता है।
है कि नहीं? क्या होता है, सांप अगर किसी को काट लिया है तो जो सांप काटा है उसी सांप के जहर को उस इंसान के बॉडी में क्या किया जाता है, डाला जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सीरम क्या है, दवाई है। और भैया सपेरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कालबेलिया। आप लोग रोशननाथ की कहानी पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़े ईवीएस में? तो रोशननाथ क्या था, एक कालबेलिया, एक सपेरा ही था, है कि नहीं? तो पूछेगा कि सपेरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कालबेलिया। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया, इसी को कालबेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को कालबेलिया बोलते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए यही कुत्ता महाराजा है, ठीक ना, फोटो यहां पर लगा दिया है। देखिए यही है कौन सा, नागकान, है कि नहीं? देखिए यहां पर क्या सांप है कि नहीं? देखिए देखिए यहां पर भी ये बात लिखा हुआ है ना कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। कितना? 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, और उसी व्यक्ति के शरीर में इसी दांत से क्या होता है, जहर चला जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। एक बार फिर से हम आपको क्या करते हैं सर जी, सांप के बारे में बतलाते हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से। अगर हम आपको सांप के बारे में बात करें तो आप सांप के बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे कि इस पृथ्वी पर मतलब भारत में 4 प्रकार का जहरीला सांप है। एक का नाम है नाग, एक का नाम है करेत, एक का नाम है दुबैया, एक का नाम है भैया। सपेरे को क्या बोलते हैं, तो सपेरे को बोलते हैं हम लोग कालबेलिया। क्या बोलते हैं, कालबेलिया। इनके कितने जहर वाले दांत होते हैं, तो 2 जहर वाले दांत होते हैं। उसी से क्या करता है, जहर को डालने का काम करता है। सांप का जो दवाई बनता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया उसी को हम लोग बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सीरम। और ये सीरम किससे बनता है, तो सांप के जहर से ही बनता है। कोई दिक्कत है? और भैया सपेरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसी को हम लोग बोलते हैं कालबेलिया। क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग बोलते हैं कालबेलिया। और कालबेलिया के लिए कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, तो रोशननाथ प्रसिद्ध है। ये लोग अपनी बेटी के शादी में भी क्या करता है, सांप जो है दहेज के रूप में गिफ्ट करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी का ईबीएस का पॉइंट है। जब आप ईबीएस की किताब को पढ़ेंगे 3 से 5 तक तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए अगला हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम आपको बात करते हैं शेर राजा के बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि शेर का रंग कैसा होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। कैसा रंग का, भूरे रंग का होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल का राजा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जंगल का राजा बोलते हैं। देखो भाई तुम लोग कभी जानता है कि शेर से ज्यादा ताकतवर होता है बाघ, लेकिन फिर भी बाघ कभी जंगल का राजा क्यों नहीं होता है? बल्कि जंगल का राजा तो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो ज्यादा ताकतवर होता है, और शेर से ज्यादा ताकतवर होता है बाघ, तो पर भी बाघ जंगल का राजा क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बाघ को हमेशा अपना शिकार खुद से करना होता है। समझ रहे हैं? कभी भी उसकी जो मादा होती है, बाघिन होती है, वो कभी भी उसको उसका शिकार ला करके नहीं देता है। जबकि शेर जो होता है वो कभी भी शिकार नहीं करता है। उसको शिकार ला करके कौन देता है, तो शेरनी देती है, उसकी पत्नी देती है। तो भैया बाघ को इस बात का डर होता है कि अगर हम राजा बनने का कोशिश किए तो राजा बनेंगे तो टकराव होगा, टकराव में अगर कभी हम घायल हो गए तो हमारी मादा जो है, हमारी पत्नी जो है, वो इतनी अच्छी भी नहीं है कि हमको खाना ला करके देगा, हम तो भूख से ही तरफ तरफ करके मर जाएंगे। इसीलिए ज्यादा ताकतवर होने के चलते भी सर जी क्या है, बाघ कभी भी जंगल का राजा नहीं बन पाता है या नहीं बनने का कोशिश करता है। जबकि शेर को ऐसा लगता है अगर ताकतवर नहीं भी है तो क्या हो गया, अगर जंगल में टकराएंगे, अगर हम घायल भी हो जाएंगे तो हमारी जो पत्नी है जो हम लोगों से बेहद प्यार करती है वो हमको क्या करेगी, खाना ला करके देगी ही, और मेरा जिंदगी चलेगा ही। इसीलिए सर जी शेर जो है बाघ से कम ताकतवर होने के बावजूद भी जंगल का क्या है, राजा है। कोई दिक्कत है भैया? अब बोलेंगे नहीं, ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा, याद रखना। शेर का रंग कैसा होता है, भूरे रंग का, जंगल का राजा कहलाता है। सर्वाधिक शेर जो होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बाबू, तो आप बोलेंगे सर ये है गुजरात में। कहां पर है, ये है गुजरात में। कोई दिक्कत है? पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में शेर कहां पर पाया जाता है, हम क्या बोलेंगे सर गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर भैया, तो यह है गुजरात में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि शेर भी क्या होता है, समूह में रहता है। और शेर कितने के समूह में रहता है, तो ये भी 10 से 12 के समूह में रहता है। कितना, 10 से 12 के समूह में रहता है। कोई दिक्कत है? देखिए 10 से 12 के समूह में शेर भी रहता है, और भैया 10 से 12 के समूह में कौन रहता है भैया, तो हाथी भी रहता है। इसका मतलब 2 जानवर ऐसा हो गया जो क्या हो गया, अब तक में समूह में रह रहा है। उसमें से एक का नाम क्या है, हाथी, और एक का नाम भैया क्या है, तो आप बोलेंगे उसी का नाम है सर जी शेर। क्या शेर, शेर कैसे रंग का है, भूरे रंग का, जंगल का राजा है। सबसे ज्यादा शेर कहां पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बाबू, तो गुजरात में है। और ये कितने के समूह में रहता है, तो 10 से 12 के समूह में रहता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं रहता है। क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं रहता भैया। और ये भी जो होता है अपने इलाके का पहचान कैसे देता है, तो आप बोलेंगे भैया ये भी अपने इलाके का पहचान मूत्र के माध्यम से देता है। भैया देखो
मूत्र के माध्यम से इलाके का पहचान कौन कौन दे रहा है? शेर भी दे रहा है, बाघ भी दे रहा है और कुत्ता भी दे रहा है। और भैया 10 से 12 के झुंड में कौन कौन रह रहा है? तो शेर भी रह रहा है गुरुजी और हाथी भी रह रहा है। क्या बोलेंगे बच्चे? हाथी भी रह रहा है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और देखिए इसका भी अंधेरे में देखने का शक्ति जो होता है हम लोगों से कितने गुना बेहतर होता है? तो 6 गुना बेहतर होता है। अब बाबू याद रखना कि अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना देखने की शक्ति किस किस जानवर में है? तो भैया ये 2 जानवर में है। किसमें है? 2 जानवर में। एक का नाम क्या है? शेर, और एक का नाम क्या बाबू? एक का नाम है बाघ। देखिए जो चीज आ रहा है ना उसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप इस वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी डाउट जो है वो यहां से बाहर नहीं जाए। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, अंधेरे में हमसे और आपसे 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है? तो हम बोलेंगे सर जी वो है शेर, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है बाघ। ये 6 गुना ज्यादा हमसे आपसे बेहतर देख सकता है। बल्कि बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है? तो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। जबकि अगर बात करें कि शेर जो होता है कितने के समूह में रहता है? तो 10 से 12 के समूह में रहता है। और 10 से 12 के समूह में और कौन जानवर रहता है? तो आप बोलेंगे सर जी हाथी रहता है। और सर जी हाथी जो होता है कितना घंटा सोता है? तो मात्र और मात्र 2 से 4 घंटा सोता है। बल्कि सर जी हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? आप बोलेंगे सर जी ये 200 केजी होता है। और एक हाथी जो होता है वो एक हाथी एक दिन में कितना केजी पत्ता को खा जाता है? तो आप बोलेंगे सर जी 100 केजी पत्ते को खा जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं है मेरे लल्ला। है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा भैया कि गुरुजी हमको यहां पर दिक्कत आ रहा था, हमको यहां पर डाउट आ रहा था, फिर से हमको क्या कर दीजिए, इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर। चलिए आगे हम किसको बतलाते हैं? देखिए वही है, यही है कौन? बाघ राजा। क्या है? बाघ। ये जंगल का राजा नहीं है, बल्कि शेर जो है क्या होता है? वो जंगल का राजा। यही है शेर। क्या है? यह है जंगल का राजा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए किसके बारे में बात करते हैं? अगला बात करते हैं मकड़ी के बारे में। किसके बारे में? मकड़ी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि मकड़ी जो होता है ये क्या होता है? ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। जब भी हम आपको कभी भी प्लांट किंगडम सर क्या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम नहीं, जब कभी भी हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो उसी एनिमल किंगडम में बायो में हम आपको बताएंगे कि ऑर्थोपोडा संघ क्या होता है। उसी में क्या होता है? एक फाइलम होता है। संघ को ही हम लोग बोलते हैं फाइलम। एक फाइलम का नाम है ऑर्थोपोडा। तो इसी ऑर्थोपोडा संघ का जीव कौन सा है? मकड़ी। तो पूछता है कि मकड़ी कौन से फाइलम का जीव है? तो क्या बोलेंगे बाबू? इसी को बोलेंगे ऑर्थोपोडा। अब देखिए भैया ये कीट वर्ग का क्या है? अपवाद है। अब आप बोलेंगे सर जी ये कीट वर्ग का अपवाद क्यों है? क्योंकि जितने भी कीट होते हैं ना उनके कितने पैर होते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी इनके 6 पैर होते हैं। लेकिन जो आपका मकड़ी होता है इसको कितना पैर होता है? 8 पैर होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो मकड़ी जो होता है ये कीट वर्ग का क्या होता है बाबू? आप बोलेंगे अपवाद होता है। कोई दिक्कत है बाबू? बताइए कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर से मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं आपको। हम बोले कि ऑर्थोपोडा संघ का जीव है, कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। क्योंकि भैया मकड़ी जो होते हैं उनके क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। और जबकि मतलब हम ये बात नहीं बोले, मकड़ी जो होता है क्योंकि कीट जितने भी होते हैं उनके 6 पैर होते हैं, बल्कि मकड़ी जो होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अगला बात आपको याद रखना है कि मकड़ी जो होता है ये सामाजिक कीट है। क्या है? सामाजिक कीट है। बल्कि सामाजिक कीट कैसा होता है? ऐसा कीट जो क्या होता है? समाज में रहता है। वही बोलता है कि मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी क्या हुआ? सम्मिलित नहीं किया। क्या बोलेंगे सर? सामाजिक कीट वर्ग में क्या बोलेंगे सर जी? इसको क्या मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी क्या बोलते हैं? सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब मकड़ी को क्या बोलेंगे? सामाजिक कीट वर्ग के बारे में क्या बोलते हैं? ये यहां पर है सामाजिक कीट वर्ग है ये, ठीक है ना। देखिए सामाजिक कीट वर्ग में कौन कौन आता है? तो मधुमक्खी आता है, चींटी आता है और क्या आता है? मकड़ी आता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से चलिए आगे अगले बात में देखते हैं। देखिएगा अब यहां पर किसके बारे में बात करते हैं? हम अगला बात करते हैं रेशम के कीड़ा का। क्या बोलते हैं? रेशम के कीड़ा। देखिए रेशम के कीड़ा के बारे में क्या बोलता है कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि अंगूर की खेती या अंगूर पालन क्या कहलाता है? अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी। उसी प्रकार से हम बोले कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। और भैया ये जो रेशम का कीट होता है ये कहां पर पाला जाता है? रेशम के कीट का पालन कहां पर होता है? आप बोलेंगे सर जी सहतूत के पैर पर। किसके पैर पर? तो आप बोलेंगे सहतूत के पैर। इसी सहतूत के पैर पर क्या होता है बाबू? रेशम के कीट का पालन होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में रेशम के कीट का पालन कहां पर होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। और कहां पर? लद्दाख में, आंध्र प्रदेश में, असम राज्य में होता है। कोई दिक्कत है? देखिए 2 ठो यूटी में और 2 ठो राज्य में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में रेशम के कीट का पालन होता है। और राज्य में कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा लद्दाख, एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश और एक क्या हो जाएगा बाबू? एक हो जाएगा असम। कोई दिक्कत है?
और भैया रेशम के कीट के बारे में एक बात और भी कहा जाता है कि ये अपने मादा को कई किलोमीटर दूर तक क्या होता है भैया, क्या कर लेता है, गंध से भी पहचान लेता है कि भैया ये क्या है, रेशम का कीट है। कोई दिक्कत है? देखिए वही बात यहां पर बोलता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर तक क्या होता है भैया, क्या कर देता है, उसके गंध से पहचान लेता। आप लोग कहानी है ना कि मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तो ये भैया इसको अपनी मादा से इतना प्रेम होता है कि अगर कई किलोमीटर दूर भी इसकी मादा है, कौन, मादा रेशम है, तो भैया ये उसको पहचान लेता है कि हाँ मेरी महबूबा जो है ना वहां पर है, अब जो है कुछ देर के बाद क्या करेगी, मेरे पास आएगी चाय पान नाश्ता करने के लिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो पूछता है कि वह कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी गंध से पहचान लेता है, उसी का नाम है भैया क्या, ये क्या नाम है, उसी का नाम भैया क्या है, उसी का नाम बोलते हैं हम लोग रेशम का कीट। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी, क्या बोलेंगे, नहीं। अब देखना भैया अगला किसके बारे में बात करते हैं, अगला बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में। देखिए जिस प्रकार से रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, उसी प्रकार से मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, ये एपीकल्चर कहलाता है। याद रखना, क्वेश्चंस आएगा मतलब आएगा, पूछेगा कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन कहां पर होता है, शहतूत के पेड़ पर। कौन सा ऐसा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर गंध से ही पहचान लेता है, तो वही है भैया रेशम का कीट। क्या है बाबू, रेशम का कीट। और सर्वाधिक मधुमक्खी का पालन कहां पर होता है, तो लीची के पेड़ों पर होता है। कहां पर होता है भैया, लीची का पेड़। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी क्या करता है, लीची के पेड़ से ही या बहुत जो सुगंधित फूल होता है उसी से क्या करता है, अपने रस को चूसने का काम करता है। इसीलिए जिस इलाका में सबसे ज्यादा मात्रा में लीची होगा उसी इलाका में क्या होता है मेरे बाबू, मधुमक्खी का खेती ज्यादा होता है। और भारत में सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन कहां पर होता है, तो बिहार में होता है, झारखंड में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है और हिमाचल प्रदेश में होता है। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में मधुमक्खी का पालन कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे भैया बिहार में है, बिहार के बाद सर जी झारखंड में है, फिर जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि इन सब इलाका में सबसे ज्यादा मात्रा में सर जी इस प्रकार का खेती होता है जिससे ये क्या कर सकता है, उस पर बैठता है और उसके रस को चूसने का काम करता है। इसका भोजन सबसे ज्यादा उसी इलाका में मिलता है। और आप सर जानते हैं कि बिहार में लीची का जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए सर जी लीची का फूल जो है मधुमक्खी को ज्यादा लुभाता है। इसीलिए सर जी बिहार में क्या होता है भैया, क्या होता है, मधुमक्खी का पालन ज्यादा होता है। और मधुमक्खी के पालन को हम लोग कहते भी क्या है, तो इसी को बोलते हैं भैया हम लोग एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और ये भी कैसा है, तो क्या बोलते हैं, ये भी एक सामाजिक कीट है। तो जब भी आपसे बात करें, क्या बताइए मधुमक्खी जो है क्या एक प्रकार का सामाजिक कीट है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भैया मधुमक्खी पालन में क्या है, ये भी एक सामाजिक कीट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कॉलोनी या बस्ती बना करके जो है रहने का काम करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा कीट है जो क्या होता है, सामाजिक कीट है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। देखिए मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है जहां पर फूल पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। क्या बोले, जहां पर भी फूल पत्तियां, जहां पर भी पेड़, जहां पर भी लीची के पेड़ ज्यादा होगा, मधुमक्खी को क्या करेगा, वहां पर भोजन ज्यादा मात्रा में मिलेगा और वह वहां पर जो है पलना या वहां पर उसका पालन जो होगा क्या होगा, वो आसान हो सकता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। कहता है कि मधुमक्खी के पालन के लिए सर्वाधिक सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है, तो यह है अक्टूबर से दिसंबर। खूब आपके एग्जाम में पूछता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है, कौन से महीने में सबसे ज्यादा मात्रा में मधुमक्खी का पालन होता है, तो हम बोलेंगे भैया वो है अक्टूबर से नवंबर। क्या है, वह है अक्टूबर से नवंबर नहीं, अक्टूबर से दिसंबर। क्या बोलेंगे, अक्टूबर से दिसंबर महीने में सर क्या होता है, मधुमक्खी का पालन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया मधुमक्खी के एक छत्ते में कितना किलो शहद होता है, तो आप बोलेंगे सर जी कि मधुमक्खी के एक छत्ते में सर जी 12 केजी शहद होता है। कितना केजी, 12 केजी शहद। अगर एक मधुमक्खी छत्ता लगाया है तो उस छत्ता में कम से कम सर जी 12 केजी शहद जो है क्या होता है, प्राप्त होता है मधुमक्खी को, ये करने वाले को। और कहता है कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। याद रखना, अगर कोई भी एक छत्ता बनाया है तो उस छत्ता में एक ही रानी मक्खी होगी, एक ही रानी मधुमक्खी होगी और कुछ राजा होगा और बाकी क्या होगा, श्रमिक होगा, काम करने वाला होगा। मतलब एक रानी, 2-4 जो है राजा और बहुत ज्यादा जो होगा वो क्या होता है, काम करने वाला मक्खी होता है। जो हे कर रे, जो रे, जो खाना बना के ला, जो खाना पका के लाओ, यही सब करने वाला क्या बोलते हैं, काम करने वाली मक्खी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देता है। अगर मान लीजिए कोई मधुमक्खी पूर्णिया में है, उसको बनमनखी वाले इलाका में क्या हो गया, कहीं पर भोजन मिल गया, तो वो क्या करेगा, नृत्य करेगा, डांस करेगा और डांस कर कर करके अपने साथी को बतलाएगा कि रे भाई, रे मित्र, रे दोस्त, खाना मिल गया। कहां पर, तो बनमनखी में। और वो बनमनखी जाएगा और वहां से खाना खा करके फिर पूर्णिया आ जाएगा। वही बात बोलता है कि मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना कैसे देता है, तो नृत्य के द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ, कैसे देता बाबू, नृत्य के द्वारा। देखिए मधुमक्खी से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी का पालन क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपीकल्चर।
मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी के एक छत्ते में कितना किलो शहद मिलता है? तो 12 किलो शहद। अगला, मधुमक्खी का पालन कहां पर होता है? तो बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। मधुमक्खी का पालन कहां पर होगा? जहां पर लीची का फूल सर्वाधिक होगा, जहां पर फूल पत्ती ज्यादा होगा, जहां पर वृक्ष ज्यादा होगा, वहीं पर होता है। कोई दिक्कत है? और मधुमक्खी को जब कभी भी भोजन मिलता है तो वो अपने साथी को इस बात का सूचना कैसे देता है? तो ठुमक ठुमक करके नृत्य के द्वारा जो है इस बात का क्या करता है बाबू? सूचना देता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर देखिए वही क्या है? यही है मधुमक्खी जी। कौन है? ये मधुमक्खी देखिए है ना, इसी फूल पर क्या कर रहा है? पूरा बैठा हुआ है, चूस चूस करके क्या करेगा? रसगुल्ला खाएगा, ये नहीं खाएगा। देखिए अब सर जी अगला किसके बारे में बात करते हैं? तो अगला हम आपको बात करते हैं केचुआ के बारे में। किसके बारे में? केचुआ के बारे में। देखिए केचुआ क्या होता है? ये मृत पत्तियां और पौधे को खाने का काम करता है। अरे भाई तू लोग वर्मी कंपोस्ट बनाया है रे? क्या करता था? गाँव घर में खड्डा खून दिया, जितना भी खर पतवार गोबर फोगर सब कुछ को डाल दिया और 5 किलो चाली उसमें छोड़ दिया। वही चाली को बोलते केचुआ, जिससे आप लोग बचपन में क्या करते थे? माछ फंसाते थे। याद है आप लोग को? आप लोग किए हो या नहीं किए हो? हम तो खूब करते थे। पूरा एकदम बंसी में माछ फंसा दिए, अब माछ एकदम ऐसे चलेगा नहीं चलेगा जी। तो वही वाला काम है यहाँ पर कि मृत पत्तियों को पौधे को खाने का काम करता है। और मृत पत्ती को अगर पौधे को खाएगा तो खाने के बाद में निकालेगा भी, तो वो जो निकालने का काम करता है वही निकालने वाला चीज ही क्या बनता है? तो वहां पर बनता है बाबू खाद। देखो यही लिखा हुआ है कि इनके मल मतलब जो निकाला है मल से जमीन उपजाऊ बनती है। क्यों? क्योंकि वो जमीन में खाद का, वर्मी कंपोस्ट का काम करता है, मैन्योर का काम करता है। आप जानते हैं ना कि खाद 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैन्योर और एक होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैन्योर में इसी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम लोग केचुआ को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। किसान का मित्र केचुआ को भी बोलते हैं और सांप को भी बोलते हैं। तो भैया याद रखना, पूछेगा कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो या तो केचुआ होगा या तो सांप होगा, या दोनों का दोनों रहेगा तो दोनों का दोनों होगा। क्यों सांप को किसान का मित्र क्यों बोलते हैं? तुम जानता है कि खेत में क्या होता है? बहुत सारा चूहा, और चूहा क्या करता है? फसल को बर्बाद करने का काम करता है। और चूहा को खाता कौन है? सांप। और जब खेत में रहेगा सांप तो उस खेत में कोई भी नहीं रहेगा चूहा, और जब कोई भी चूहा नहीं रहेगा तो क्या बताइए फसल का बर्बादी होगा? नहीं होगा। और जब फसल का बर्बादी नहीं होगा तो फसल का बर्बादी नहीं होने का मेन कारण क्या है? सांप राजा, सांप राजा। इसीलिए सांप राजा को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। और जमीन को उपजाऊ करने का काम कौन करता है? केचुआ। इसीलिए केचुआ को भी क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। भैया कितने प्रकार के भारत में जहरीले सांप होते हैं? 4 प्रकार का। इसका नाम क्या है? नाग, करेत, दुबैया, अफाई। यही सांप है कि नहीं है? सपेरे को क्या बोलते हैं? कालवेलिया। सांप के कितने जहर वाले दांत होते हैं मैना? तो 2 गो जहर वाले दांत होते हैं। होता है कि नहीं होता? सपेरे को क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को बोलते हैं कालवेलिया। और कालवेलिया में फेमस कौन था? तो इसी का नाम था मेरी गुड़िया रोशननाथ। क्या नाम था गुड़िया? इसी का नाम था रोशननाथ। ठीक है ना, कि जमीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देता है। और जब जमीन को छेद बनाएगा, मुलायम कर देगा, तो उसी मुलायम वाले मिट्टी में क्या होगा? हवा पानी की मात्रा आसानी से जाएगा, जिससे जमीन क्या हो जाएगा मेरी गुड़िया? क्या हो जाएगा? वो उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है केचुए को और सांप को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई? तो हम बोलते हैं उसको किसान का मित्र बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला किसके बारे में बात करते हैं? तो अगला हम बात करते हैं चींटी के बारे में। चींटी के बारे में क्या करता है? चींटी चलते चलते क्या होता है? चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। क्या करती है? कुछ गंध। देखिए अब गंध वाला 2 चीज आ गया। कौन? रेशम का कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक क्या करता है? उसके गंध से जान लेता। और अगला चींटी कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ सूंघ करके पीछे आने वाली चींटी जो होता है उसको रास्ता मिल जाता है। तुम देखना, अगर ये लाइन है तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा लाइन है, अगर एक चींटी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्रत्येक चींटी इसी लाइन में जाएगा। इसका धारा नहीं टूटेगा। क्यों टूटता है? क्योंकि एक चींटी जो जा रहा होता आगे आगे ये गंध छोड़ता, और इसी गंध के माध्यम से पुराने वाले चींटी को पता चल जाता है कि मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड इसी रास्ते से क्या हो गया है? आगे गया। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी। अगला, चींटियां क्या होती है? ये भी मिलजुल करके रहती है। इनका काम भी क्या होता है? बटा हुआ होता है। बिल्कुल सर जी, चींटी का काम क्या होता है? बटा होता है। देखिए कहता है कि रानी चींटी को काम होता है अंडा देना। यहां से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है कि कौन सी चींटी होती है जिसका काम क्या होता है? अंडे देने का होता है। तो रानी चींटी का काम क्या होता है बाबू? अंडा देना। क्या होता है? रानी चींटी का ही काम क्या होता है? अंडा देना। याद रख लो, याद रख लो, कौन सी चींटी अंडा देती है? तो रानी चींटी अंडा देती है। और सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। पूछेगा कि बिल का ध्यान रखने का काम किसका होता है? तो सिपाही चींटी का। और काम करने वाली चींटी जो होती है वो भोजन ढूंढ करके बिल तक लाने का काम करती है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर से आप मेरी बात को सुनिए चींटी के बारे में।
चींटी भी क्या करता है, जमीन पर गंध छोड़ता है, उसी के माध्यम से उसका जो है हमसफर पीछे पीछे क्या होता आता है, और ये मिलजुल करके रहता है। इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढ करके बिल तक लाने का काम करती है। कोई दिक्कत है? फिर से सुनिए, सिपाही चींटी का काम होता है बिल का ध्यान रखना, सिपाही चींटी का काम होता है बिल का ध्यान रखना, काम करने वाली चींटी का काम होता है भोजन को ढूंढ करके बिल तक लाना, और रानी चींटी का काम होता है अंडा देना। जितना भी अंडा देने की काम करती है ये क्या होता है, रानी चींटी। भैया हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी जानवर या पक्षी अंडा दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ओविपेरस, और अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विविपेरस। कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए अगला कहता है कि दीमक और ततैया ये भी क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। तो भैया समूह में रहने वाले कौन कौन होते हैं, वो होता है दीमक, और क्या होता है ततैया, और कौन कौन रहता है सर जी, तो चींटी। याद रखना ये तीन जो सर जी क्या बोलेंगे है, वो क्या है, समूह में रहता है। कौन कौन, दीमक, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, खटबल। नहीं होता सर जी बेड वुड में लगा रहता, पूरा रात में काटता था, ओ बाबू बाबू काट लिया, तो भाई दीमक हो गया, आपका ततैया हो गया, और आपका चींटी हो गया। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, समूह में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, झुंड बना करके रहते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोले नाम याद कर लो भैया, किसकी बात करें, दीमक, ततैया और चींटी, ये सब क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। देखिए केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट है कि नहीं जी सर। देखिए भाई चींटी क्या है, समूह में है कि नहीं, गंध छोड़ रहा है, इसके माध्यम जा रहा है। अगला सर किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम आपको बात करते हैं सर जी मच्छर के बारे में। देखना भैया अगला हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम अगला आपको बात करते हैं मच्छर के बारे में। ये क्या करता है, पानी में अंडे देता है। जो अंडा देगा उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओविपेरस। जो बच्चा देगा उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। देखिए मच्छर के काटने से क्या होता है, तीन रोग होता है, एक होता है डेंगू, एक होता है मलेरिया, और होता है चिकनगुनिया। क्या होता है, चिकनगुनिया। और मलेरिया जो होता है कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो याद रखना, पूछेगा कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, और तीन रोग का समूह देगा। तो उस समूह में आपको जहां भी डेंगू और क्या होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी लग जाए, आंख बंद करके क्या कर देना, टिक कर देना। अगला कहता है कि रुके हुए पानी में इकट्ठा होता है, और ये क्या करता है, देखिए हम आपको बताते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर क्या करता है, जितना भी आपका रुका हुआ पानी होगा, चाहे फिर वो पानी जो है आपका कूलर का पानी हो, चाहे वो आपका एसी का पानी हो, चाहे आपके बगल में छोटा सा गाढ़ा का पानी हो, चाहे जो है आपका नाला का पानी हो, वो सब में अगर कोई पानी रुका हुआ है, समझ रहे ना, तो उस पानी पर ये क्या करता है, अपने अंडे को दे देता है। और अंडा देने से सर जी क्या होता है, फिर वही मच्छर का लार्वा जो है धीरे धीरे पनप करके बड़ा होता है, और फिर आपके घर में आ जाता है। इसीलिए सर जी हम लोग कहते हैं कि चाहे आपका कूलर हो, चाहे आपका कहीं पर भी नाला हो, चाहे आपका कहीं पर जमा हुआ पानी हो, उसमें बीच बीच में क्या करना चाहिए भैया, हमको किरासन का तेल डालना चाहिए। ताकि किरासन का तेल डालने से क्या होता है, उसमें जो जमा हुआ क्षेत्र होता है, जो उसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वो क्या होता है भैया, कम होता है। और पृष्ठ तनाव कम होने से वो पानी क्या होता है, फिर से खुल जाता है। और जब पानी फिर से खुल जाता है तो वहां पर क्या होता है भैया, लार्वा टिक नहीं पाता है, लार्वा मर जाता है, या उस लार्वा को ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते वो लार्वा मर जाता है, और फिर वहां से मच्छर पनप नहीं पाता है। यही कहानी है यहाँ के बारे में। देखिए कहता है ना कि रुके हुए पानी, ये पर इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित होता है। क्यों, जो आपको कहानी बतलाए हम, ऐसा क्यों होता भैया, देखिए वही बात बोलता है, ऐसा इसलिए होता है कि इससे पानी का पृष्ठ तनाव, जिसको आप लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, वो कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वो पानी में क्या होता है, बहाव आ जाता है, और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे मच्छर का लार्वा क्या होता है, मर जाता है। और जब मच्छर का लार्वा ही मर जाएगा तो मच्छर वहां से बनेगा क्यों, रहेगा। तो यही रीजन है। और कहता है कि हमारे शरीर की गंध, देखिए अब मच्छर को सर जी कैसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है फलना लोग है, चलो क्या चलते हैं वहां पर काटते हैं, तो मच्छर आपके शरीर के गंध के माध्यम से पता कर लेता है कि यहाँ पर जो है कोई आदमी है, चलो चलो उसको क्या करेंगे, काटेंगे, और उससे क्या करेंगे, भोजन की प्राप्ति करेंगे। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं, इतना ही नहीं, खास करके सर जी आपका जो तलवा होता है, जो पैर का तलवा होता है ना, उस तलवा के गंध से खास कर जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारे शरीर की गंध खास करके पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें क्या कर लेते हैं, मच्छर भैया ढूंढ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला क्या भैया, चूहा के बारे में। देखिए चूहा के बारे में कहता है कि इसकी देखने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन भैया इसकी सूंघने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक। याद रखना, चूहा का जो देखने का क्षमता होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन भैया याद रखना इसका जो सूंघने का क्षमता होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इसको क्या बोलते हैं, गणेश भगवान का सवारी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गणेश भगवान का सवारी किसे बोलते हैं, मच्छर को नहीं पूछेगा कि वह कौन सा भैया जानवर है जिसको क्या होता है, देखने की शक्ति कम और सूंघने की शक्ति ज्यादा। तो क्या बोलेंगे, वो होगा भैया चूहा। क्या होगा, वो होगा चूहा, ठीक है ना कि ये पूछेगा गणेश भगवान का सवारी कौन है। कोई दिक्कत है?
देखिए अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला भैया हम आपको बात करते हैं पक्षी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पक्षी। अब लगभग जितने भी जानवर हैं सब खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको पक्षी के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा भैया, किसके बारे में बात करते हैं, पक्षी के बारे में। 1 मिनट का हमको रेस्ट दीजिए, 1 मिनट का, फिर हम आपसे जो है इसी एनर्जी के साथ में आपसे मिलते हैं। चलिए तो अब हम यहां पर किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको बात करते हैं पक्षी के बारे में। देखिए पक्षी के बारे में क्या बोलता है कि ये केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। कभी भी पक्षी घोंसला में रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता, बल्कि ये अंडा देने के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है। और जब अंडे से बच्चा निकल जाता है तो वह उस घोंसला को छोड़ करके उड़ जाता है। कोई दिक्कत है, हम क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ अंडा देने के लिए क्या करता है, ये घोंसला बनाता है, बल्कि रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता। और अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे कि समझिए पैर पर जाता है, मतलब रहने के लिए वो कहा जाता है, या तो पैर पर जाता है, या तो जमीन पर रहता है, या तो समझिए क्या होता है, पानी के बगल वाले इलाका में चले जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। पक्षी पर हम कहता है कि अधिकतम पक्षियों की क्या होती है, आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। भैया कहता है कि जितना भी लगभग पक्षी होता है उसका जो आंख होता है वो बल्कि क्या होता है भैया, सर के दोनों तरफ होता है। क्या होता है, उसका जो हेड होता है उसके क्या होता है, दोनों तरफ होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर जी। अगला बात क्या बोलता है, अगला बात कहता है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी पुतली घूम नहीं सकती है। कहता है ज्यादातर जो पक्षी होता है उसका जो आंख का पुतली होता है, आईब्रो होता है, वो रोटेट नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता। कोई दिक्कत है, कहता वो अपनी गर्दन को घुमा करके आसपास की चीजों को देखता है। पूछेगा कि पक्षी आसपास की चीजों को कैसे देखता है, पुतली को घुमा करके या अपने गर्दन को घुमा करके। तो हम क्या बोलेंगे, अपने गर्दन को घुमा करके। क्यों, क्योंकि पक्षी अपने पुतली को ज्यादातर पक्षी नहीं घुमा पाता। कोई दिक्कत है, कहता है कि पक्षियों के पंख उनके उड़ने में क्या करता है, मदद करता है। और ये पक्षी का जो पंख होता है उसको ठंड के महीने में उसको गर्माहट प्रदान करने के लिए भी क्या होता है, काम में आता है। एक बात बता कि पक्षियों के पंख उनके उड़ने में क्या होता है, उड़ने में, फ्लाई करने में मदद करता है और उन्हें गर्माहट भी देता है। और उनके नए पंख जाते रहते हैं और पुराने पंख क्या होते हैं, झड़ते रहते हैं। पक्षी का जो पहले वाला पंख होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद में झड़ जाता है, और जो झड़ा हुआ पंख होता है उसी की जगह पर क्या होता है, नया पंख जो होता है फिर से वो उगाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात क्या बोलता है, अगला बात कहता है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन वह सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, और पक्षी इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, उसको सुनने का काम करता है। कोई दिक्कत है, पूछेगा क्या बताइए, पक्षी जो होता है, पक्षी के कान होते हैं, हम बोलेंगे होता है, कान वैसे नहीं होता, लेकिन उनके कान के ही जगह पर क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, जिस छेद के माध्यम से क्या करता है, पक्षी उनको सुनने का काम करता है। हम आपको फिर से बोले थे, जिनके बाहर से कान और शरीर पर बाल होते हैं वह जो होता है हमेशा बच्चे को जन्म देता है, लेकिन जिनके बाहर में कान नहीं होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या होता है, अंडे को जन्म देता है। आपको लगेगा सर जी पक्षी के भी तो शरीर पर बाल नहीं होता है। भैया बिल्कुल बाल नहीं है, पंख उसका बाल नहीं है, पंख तो अलग चीज है, बाल नहीं है। और बल्कि इसके कान भी नहीं होता, कान के पर क्या होता है, छेद होता है। इसीलिए भैया ये क्या करता है, अंडे देता है, बल्कि बच्चा को नहीं देने का काम करता है। कोई दिक्कत है। देखिए अगला बात क्या बोलता है, अगला बात कहता है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालने का काम करता है। क्या बोले कि कुछ जो पक्षी होता है वो अलग अलग खतरा जब होता है तो उसके लिए क्या करता है, अलग अलग आवाजें निकालता है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह का आवाज निकालता है, और जमीन पर चल करके आने वाले जानवर के लिए दूसरी तरह का आवाज निकालता है। कहने का मतलब है कि जानवर भी जो होता है, पक्षी भी जो होता है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का आवाज निकालता है। जैसे जमीन से कोई उसको पकड़ने के लिए आ रहा है तो अलग आवाज निकालेगा, जमीन ऊपर से कोई उड़ करके जानवर आ रहा है, पक्षी आ रहा है, उसके लिए क्या करेगा, अलग अलग प्रकार का आवाज निकालता है। और कहता है कि पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेता है। जैसे जी बचपन में एक कहानी सुने थे, आप लोग से बहुत बूढ़े लोग पूछते थे, बाबू बताओ जब एक आंख से एक कोस देखते हैं तो दो आंख से कितना कोस देखेंगे, तो आप लोग बोलते थे 2 कोस, तो एक चक्कर लगता था। एक आंख से एक कोस दिख रहा है, एक आंख से तुमको एगो पिताजी दिख रहा है, तो 2 आंख से तुमको 2 को पिताजी दिखेगा। मारते थे कि नहीं मारते थे, आप लोग को मालूम था। हम लोग अगर एक आंख से 1 किलोमीटर देख रहे हैं तो 2 आंख से भी 1 किलोमीटर देखेंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कहता कि पक्षी एक समय पर 2 अलग अलग चीजों को, और हम लोग एक समय पर एक ही चीज पर कंसंट्रेशन कर पाते हैं, लेकिन पक्षी जो होता है ये एक समय पर क्या होता है भैया, कुछ अलग अलग चीजों पर भी कंसंट्रेट कर लेता है। वही बात कहता है कि पक्षी एक समय पर 2 अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेता है। क्या होता है, देख लेता है। भैया देखिए यहां पर क्या बोलता है, कहता है कि जबकि अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं, जब पक्षी किसी 2 अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उनका देखने का दायरा क्या होता है, बल्कि बढ़ जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब 2 अलग अलग चीज को देखने की कोशिश करेंगे, राम को मोहन को, तो क्या होगा,
बल्कि एक भी चीज को सही से नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब कोई भी पक्षी एक समय पर किसी दो अलग अलग चीज को देखने की कोशिश करता है तो उसका देखने का दायरा और बढ़ जाता, उल्टा ही है, कोई दिक्कत है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीजों पर होती है, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब है किसके बारे में, अब है कौवा राजा के बारे में। कौवा के बारे में क्या बोलता है कि ये भी अपना घोंसला बनाता है और वृक्ष का जो सबसे ऊंची डाली होता है उसी डाली पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और ये इतने मूर्ख प्राणी हैं कि ये अपने बच्चे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। और कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो जा करके कौवे के घोंसला में अंडा को रख देती है। और ये मूर्ख प्राणी कौवा क्या करती है, कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ करके उसके अंडे को भी से देने का काम करती है। देखिए है ना, क्या बोलता है कि ये घोंसला बनाती है और वृक्ष के सबसे ऊंचे डाली पर अपना घोंसला बनाती है। और इसका जो घोंसला बनता है वो किससे किससे बनता है, तो लोहा के तार से बनता है और लकड़ी की टहनी से, जो छोटा छोटा लकड़ी का टहनी होता है उससे जो छोटा छोटा लोहा का तार होता। अब ये मत सोचिएगा कि टाटा टिस्कोन के तार से, टाटा टिस्कोन के लोहा के तार से अपना घोंसला बनाता, नहीं भैया। जो छोटा छोटा कहीं पर तार और गिरल मिलता है उसको अपने क्या करती है, चोंच से चुन करके एक जगह पर कलेक्ट करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। जबकि टाटा टिस्कोन या कामधेनु से क्या करता है भैया, ये अपना क्या करता है, घोंसला नहीं बनाता है। तो लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसी चीजों से क्या करता है भैया, अपने घोंसले को बनाने का काम करता है। क्या करता है कि कोयल कहता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे को दे देती है। क्या कर देती है, और पैर के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाने का काम कौन करती है, कौवा। जब भी क्वेश्चन पूछे कि वृक्ष के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो उसका नाम भैया कौवा। और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी क्या करती है, सेने का काम करती है, जो कि हम आपको क्या कर दिए हैं, बतला दिए हैं। क्या कर दिए, बता दिए। यही है क्या, यही है कौवा, है ना। बकोध्यानम, काकचेष्टा, कुतोनंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, है कि नहीं, विद्यार्थी, पंचलक्षणम। एक यही ना काकचेष्टा, मतलब कौवा की तरफ फुर्तीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कौवा की तरफ फुर्तीला होना चाहिए। कोई दिक्कत है। चलिए अगला हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला ये भी कौवा देवता ही है, ठीक ना। अगला हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम आपको बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चिल, बाज और गिद्ध के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चिल, बाज और गिद्ध क्या है। कहता है कि ये मरे हुए जानवर को खा करके उस जगह को साफ करने का काम करता है। इसीलिए सर जी हमको इसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक भी बोलते हैं। जो समय में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता मर जाता है, नहर के किनारे हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसको क्या करता है, ये लोग खाने का काम करता है। और कहता है कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। अगर हम अपने आंखों से 1 किलोमीटर देखते हैं तो ये इंसान 4, मतलब ये पक्षी जो है ये 4 किलोमीटर तक देख सकता है। वही बोलता है कि हमसे आपसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। और हमसे आपसे 6 गुना अंधेरे में भी कौन देख सकता है, तो उसका नाम है भैया बाघ। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है शेर। और बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है, तो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। और चील, बाज और गिद्ध जो होता है वो हमसे आपसे 4 गुना बेहतर दूरी तक देख सकता है। अगला क्या बोलता है कि आकाश में ऊंचाई पर यह उड़ता है। आकाश में अगर कोई पक्षी सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होगा तो उस पक्षी का नाम क्या होगा, चील, बाज और गिद्ध। और वह पक्षी जो वृक्ष के सबसे ऊंची डाली पर, ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाएगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कौवा। मूर्ख प्राणी जो कोयल के बच्चे को अपने में सेती है। कहता है कि चील की पूंछ खांचे वाली होती है। इसके चील पर क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, खांचा बना होता है। तो पूछेगा कि किनके पूंछे जो होती हैं वो खांचे के अनुसार होती है, तो चील का पूंछ जो होता है वो खांचे के अनुसार जो है भैया क्या होता है, वो होता है। क्या बतलाओ आपको, यहां तक में कोई भी दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई भी दिक्कत। अरे यार इसको इधर ही ठीक था। क्या है, तो आप बोलेंगे अरे इसको उधर ही रहने दो, है ना, ये मेरा आदत बन गया ना इधर से करने का। तो अब देखिए, अब अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम अगला बात करते हैं आपको बसंत घोड़ी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, बसंत घोड़ी। कहता कि ये गर्मियों में टुक 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 करती है। पूछेगा कि वह कौन सा पक्षी है जो टुक 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 का आवाज निकालती है, उसी का नाम है बसंत घोड़ी। क्या नाम बाबू, बसंत घोड़ी। और ये पैर के तने में गहरा छेद बना करके उसमें क्या करता है, अंडा देता है। कैसे भैया, इसका चोंच लंबा होता है, नोकीला होता है, और उसी नोकीला चोंच से पैर के टहनी में क्या करता है, छेद कर देता है, और छेद करके अंदर में क्या करता है, अंडा देता है। तो पूछेगा कि वह कौन सी पक्षी है जो टुक 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 आवाज निकालती है और वृक्ष में छेद करके उसमें अंडे देती है, तो उसका नाम होगा बसंत घोड़ी। क्या नाम होगा भैया, बसंत घोड़ी। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत है। अगला है शक्कर खोड़ा। देखिएगा शक्कर खोड़ा में क्या होगा, बहुत चीजों को मिला करके क्या करेगा, उसमें अपना मतलब घोंसला बनाएगा।
कहता है कि किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। पूछेगा कि लटकता हुआ घोंसला का निर्माण कौन करता है, तो उसी का निर्माण करता है शक्करखोरा। ये हमेशा लटकने वाला घोंसला बनाता है, खास करके नारियल उरियल के वृक्ष पे और उसे खड़ते छोटे वृक्ष पर। तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और इसका घोंसला किससे किससे बना होता है, तो जो इंसान का बाल होता है, जो मकड़ी के जाल होते हैं, जो पतली टहनियां होते हैं, जो बारीक घास होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, रुई होता है, पैर की छाल के टुकड़े से क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। देखिए याद रखना, जब भी बहुत ज्यादा चीज को मिला करके कोई भी घोंसला बनाएगा, मैं कोई टिक बतला रहे हैं तो आंख बंद करना और टिक कर देना शक्करखोरा। जब भी कम चीज को मिला करके घोंसला बनता होगा उसमें टिक कर देना कौवा को। तुम देखना कौवा बहुत कम चीज को मिला करके ही घोंसला को बना देता है, जैसे छोटा तार, बारीक घास फूस, ये सबको मिलाएगा और क्या कर देगा, घोंसला बना देगा। लेकिन इस भाई साहब का देखो, बालो है, मकड़ी का जालो है, पतली टहनियों है, बारीक घासों है, सूखा पत्ता है, रुई है, पैर की छाल, सब चीज को मिला करके, मतलब क्या, बहुत ज्यादा चीज को मिला करके क्या करता है, ये घोंसले का निर्माण करता है। कौन, शक्करखोरा। और लटकता हुआ घोंसला बनाता। अब भैया अगला क्या, दर्जीन चिड़िया। नाम से ही लगता दर्जीन चिड़िया, मतलब भैया ये दर्जी था, बचपन में क्या था, ये दर्जी था। और दर्जी का काम क्या होता, सीने का, इसलिए इनकी नोकीली चोंच होती है और पत्ते को सी करके क्या होता, और उनमें एक थैली सी बना देती है और उसमें क्या करती है, अपने अंडे देती है। तो पूछेगा पत्ते को सी करके थैली नुमा घोंसला बनाने का काम किसका होता है, तो वही काम होता है दर्जीन चिड़िया। अब बिल्कुल पकड़ लेंगे कि सीने का बात कर रहा है, तो जो दर्जी होगा वही सिएगा, और दर्जीन चिड़िया नाम में लगा हुआ दर्जीन, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्या भैया, पाख्ता। देखो ये क्या होता है, पाख्ता जो होता है वो कैक्टस पे कांटों के बीज या मेहंदी की मेड़ के में क्या होता है, अपना घोंसला बनाता है। क्या होता है, क्या होता है, ये पख्ता जो होता है ये कैक्टस पे और कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में क्या होता है भैया, अपना घोंसला बनाने का काम करता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया, आप बोलेंगे नहीं, इसलिए छोटा छोटा जो झाड़ी होता है उस पर अपना घोंसला बनाता है। भाई देखिए अगला किसके बारे में बात करते हैं, अगला बात करते हैं उल्लू के बारे में। अब उल्लू के बारे में सर जी आप समझिएगा कि उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्या होता है, उल्लू जो होता है वो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। और उल्लू के बारे में 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा जो यहां से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा जानवर है, या वह जानवर नहीं, वह कौन सा पक्षी है जिसका आंख जो होता है इंसान की तरह सामने होता है, उसका नाम है भैया इंसान की तरह इसका आंख क्या होता है, सामने होता है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम भैया क्या, उसी का नाम है उल्लू। और ये जो होता है अपने क्या होता है आंख को या अपने गर्दन को सजी ये कितना डिग्री तक, तो लगभग सजी 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। देखिए कहीं कहीं पर कोई बोलेगा 360, भैया अगर 360 रोटेट करेगा तो पूरा इस पार से इस पार ना आ जाएगा, 360 नहीं होता, कितना होता है 270 डिग्री तक ये अपने गर्दन को आसानी से रोटेट कर लेता है। तो पूछेगा कि 270 डिग्री तक अपने गर्दन को रोटेट करने वाला पक्षी कौन है, उल्लू। वह कौन सा पक्षी है जिसका आंख जो है इंसान की तरह सामने होता है, तो उल्लू। और उल्लू जो होता है ये क्या होता है, रात में जगने वाला पक्षी होता है। ये भी बात याद रखेगा कि उल्लू क्या होता है, ये रात में जगने वाला पक्षी होता है। और रात में जगने वाले पक्षी को सारे के सारे रंग कैसे दिखाई देते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं। और दिन में जगने वाले पक्षी को कुछ ही कलर या कुछ ही रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और ये अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 270 डिग्री तक ये अपने गर्दन को आसानी से घुमा सकता है। देखिए 360 नहीं घुमाता है, सिर्फ और सिर्फ 270 तक अपनी आंखों को क्या करता है, घुमाता है। और ये मैना जो होता है, देखिए जब भी बात करें कि अपनी गर्दन को घुमाता है 270 डिग्री तक, तो उसमें बात करेंगे किसका, उल्लू का। लेकिन अपने गर्दन को झटके से पूरा झटका मारेगा, ऐसे से खटाक, देख रहा अचानक ऐसे हो जाएगा, तो अपने गर्दन को झटके से हिलाने का काम कौन करता बाबू, तो वो काम होता भैया मैना रानी का। किसका, मैना का। देखिए मैना झटके से मतलब तुरंत अपनी गर्दन को आगे पीछे करने का काम करता है। कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। अगला कौन है, अगला है कबूतर। कबूतर जो होता है ये जो आपका पुराने मकान होता है और जो आपका खंडहर होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया। कबूतर के बारे में आपको क्या क्या बात बोले, ये जो आपको पुराने मकान होता है और जो आपका खंडहर होता है उसी खंडहर में अपने घोंसले को बनाने का काम करता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। अगला बात सर जी आपको मालूम होगा कि पुराने जमाने में कबूतर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो आप बोलेंगे सर जी पत्र को भेजने के लिए, पत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता था। जब सर आप एबीएस पढ़ेंगे एससीईआरटी का, तो उस एससीईआरटी में काफी ज्यादा चीज जो है कबूतर के बारे में दिया हुआ है, ठीक ना, तो उसको भी आप वहां से पढ़ करके और भी जानकारी को एकत्र कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल ये रखिए कि पुराने समय में जो राजा महाराजा था या लोग जो था एक जगह से दूसरे जगह पत्र को भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करता था।
पत्र जो है, ये कबूतर जो है, ये पुराना मकान, जो बहुत पुराना मकान है, खंडर है, उसमें क्या करता है सर जी, अपना घोंसला बनाता है और उसमें क्या करता है, अपना अंडा को देने का काम करता है। कोई दिक्कत है? अब नहीं, यही बात है। अब यहाँ पर सब पक्षी होगा। अगला क्या है? अगला है कालचिड़ी। अगला क्या? अगला है गौरैया। देखिए गौरैया क्या करता है, जो आपका अलमारी होता है ना, आप लोग के घर में जो ड्रेसिंग टेबल होता है, अलमारी होता है, उस अलमारी के ऊपर में और आईने के पीछे, जो आप लोग के घर में क्या होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, आईना होता है, उस आईना के पीछे क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। अगला क्या भैया? कालचिड़ी। कालचिड़ी के बारे में सर जी 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालचिड़ी नाम से लगता है काली होगी जो चिड़ी, तो इसको लगता होगा कि इसका चोंच अंदर से काली होगा, नहीं, बल्कि कालचिड़ी जो होता है, इस पक्षी का चोंच जो होता है अंदर से कैसा होता है, लाल होता है। देखा है ना, इनके चोंच अंदर से लाल होते हैं और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करता है, खाने का काम करता है। तो पूछेगा कि वह कौन सी पक्षी है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाने का काम करती है और जिनके चोंच जो होते हैं वो अंदर से लाल होते हैं, उसी का नाम है कालचिड़ी। और ये पत्थरों के बीच में अपना क्या करती है, घोंसला को बनाने का काम करती है। और ये घोंसले में, पौधे में नाजुक सी टहनी, ये कालचिड़ी जो है अपना घोंसला का निर्माण कैसे करती है, तो अपने घोंसले का निर्माण करती है नाजुक टहनी से, जड़ें से, ऊन से, बाल से और रुई सब मिलाकर के क्या करती है, अपने घोंसले का निर्माण करती है। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अगला है नर वीवर पक्षी। आहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। देखिएगा, इसकी जो मेहरारू होती है ना, बड़ी नौटंकी आवाज होती है। क्या होती है? नौटंकी आवाज होती है। कैसे सर जी? देखिए, नर वीवर पक्षी जो होता है, इसका जो पुरुष होता है वही क्या करता है, अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। इसकी मादा कभी भी घोंसला नहीं बनाती है और ये इतनी नौटंकी आवाज होती है, इसकी महिला, इसकी जलानी इतनी नौटंकी आवाज होती है कि बड़ा नखरा दिखाती है। इसका पुरुष 5-6 गो इसके लिए घोंसला बनाता है। एगो घोंसला को देखेगा, बोलेगा ना 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 ना, हम इस घोंसला में अंडा नहीं देंगे, इसमें एयर कंडीशनर नहीं है, मतलब इतना नखरा दिलाएगा। फिर इसका राजा पतिदेव बोलेगा चलो दूसरा देखेगा, जो इसको पसंद आएगा उसको चूज करेगा, बोलेगा इट्स ओके, इसी में मैं जो हूं कंफर्टेबल हूं, क्योंकि इसमें एसी है, इसमें पूरा जो है एकदम ड्रेसिंग टेबल सब लगा हुआ है, और भैया ये जो है उसको सेलेक्ट करती है। वही बात लिखा हुआ है कि घोंसला इसका लालटेन के जैसा होता है। नर वीवर पक्षी ही घोंसला बनाता है। क्या बोले? कभी भी मादा वीवर पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है। और नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाते हैं, एक घोंसला नहीं, बहुत सारा घोंसला, 4-5-6 गो। और मादा वीवर पक्षी उनमें से जिसे पसंद करती है उसी घोंसले में अंडे देने का काम करती है। सोच लीजिए कितनी नौटंकी आवाज होती है, कितनी नखरे आवाज होती है। कौन से भैया? मादा वीवर पक्षी। जबकि इसका जो पुरुष होता है ये कितना मतलब पेशेंसफुल होता होगा कि इसका इतना नखरा को बर्दाश्त करता होगा। आप लोग तो नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं भैया? चलिए अब गौरैया रानी, अब देखो लगभग लग रहा है कि खत्म होने वाला होगा, ठीक है ना। अब लगभग देखिए, उल्लू आंख जो है सामने, गर्दन 270 डिग्री तक क्या करता है, आसानी से घुमा सकता है। मैना अपने गर्दन को झटके से घुमाता है। कोई दिक्कत है भैया? ये है कबूतर जी, आपस में क्या कर रहा है, घुटूर घुटूर। क्या करता है भैया? पुराने मकान या खंडर में घोंसले देने का मतलब घोंसला बनाता है और उसी में अंडा देने का काम करता है कि नहीं भैया? है कि नहीं? ये देखिए वाइट, देखिए दर्जन चिड़िया का कमाल है भैया, ठीक है ना, है कि नहीं? यहां पर भैया आज आपका पक्षी भी क्या हो गया, खत्म। क्या हो गया? खत्म। ऑर्थोपोडा के बारे में, ठीक है ना, क्या हो गया, खत्म। आज हम आपको इस मैराथन में जितने भी जानवर हैं और जितने भी पक्षी हैं, सारे के सारे पोर्शंस को 100% खत्म कर दिए हैं। एक और मैराथन लाएंगे, जो भी आपका ईवीएस का थ्योरी वाला पोर्शन होगा उसको कंप्लीट करके फिर तीसरा जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस करवा देंगे। और जैसे ही आप 40 से 50 क्वेश्चंस को करेंगे, एक भी आपका क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो यहां से छूटेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। 30 में 30 नंबर आप इजीली यहां से ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस पीडीएफ के लिए कृष्णा सर ऑफिशियल, फिर से बोल रहे हैं, बिना स्पेस दिए हुए कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। वहीं पर हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे और इस वीडियो का लिंक को भी डाल देंगे, वहां से आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आपको जरा सा भी मेरे इस वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए। हम एक बात फिर से आपको बोल रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेज में बहुत जल्द जीएस का और मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऑफलाइन यहां पर आकर के पढ़ें तो हमारे संस्थान का पता है रंगभूमि मैदान विजय फिजिक्स के बगल में, और संस्थान का नंबर है 88, संस्थान का नंबर क्या है, ये वाला नंबर है 88 26 50 99 20।
क्या है 88 26 50 99 20, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।